बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सब पर हम बात करेंगे। जो मौज़ूआत इस वक्त ज़ोर बहस हैं उन सब पर हमारी नज़र होती है और नज़र होगी भी। इस प्रोग्राम के अंदर भी हम आपसे उस हवाले से बातचीत करते रहेंगे। जो मामला गर्म है वो पाकिस्तान की टेस्ट मैच की कप्तानी है, उसके अलावा T20 में फ्यूचर क्या होगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है जिस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ बयानात हमारी नज़र से गुजरे जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेहमान कराची स्टूडियो में रोज़ाना की तरह हंसते मुस्कुराते तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोट वोट कहाँ है यार? कोट क्यों नहीं पहनते आप? यार बात सुने, एक तो आपसे जो बात कर देते हैं वो आप शो में कर देते हैं यार। भाई वो ये आपने कहा ये गर्मी है ना, कोट ये गर्मी इतनी है, कोट कैसे पहने यार? मेरे जैसा बंदा जो हर शो में कोट पहन के आता था, कोट के बगैर आता नहीं था। स्टूडियो में तो हालात अच्छे हैं, ठीक है ना, तो नहीं यहाँ भी कभी कभी गर्मी हो जाती है, कभी कभी होती है ना, आज तो नहीं है। लेकिन जो बाहर की गर्मी है यार वो कोट पहनने की इजाजत नहीं दे रही। चलो ठीक है, इजाजत किसको दे रही है कोट पहनने की वो हम आगे देख लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ बदरिया वीडियो लिंक मौजूद है मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको भी मेरी तरफ से सलाम। ये आपके मैं पीछे देख रहा हूँ, आज शर्ट आपने कौन से लगा ली है? 56 नंबर, बाबर आजम, कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट टीम सर। तो इसलिए बाबर आजम भाई, देखें बाबर आजम को यहाँ भी पसंद बाबर करते हैं। पहले भी थे, फिर वो कुछ तकनीकी मसाइल थे, वो उसका मैंने हल ढूंढा है, उसके बाद दोबारा लगा दिया। नहीं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ बाबर नहीं, फिर आपको जो फेवरेट है सलमान आगा T20 का कैप्टन, उसकी भी तस्वीर होनी, उसकी भी शर्ट होनी चाहिए, फिर शाहीन की भी शर्ट होनी चाहिए, तीनों कप्तानों की शर्ट हो ना। फिर एक दफा कंफर्म हो जाए ना, वो भी जरा डामाडोल है ना काम, जरा कंफर्म हो जाए तो मतलब भी लगा लेंगे। मतलब वैसे एक बात बताऊं, मैं शो के शुरू में आप श्योर आपने आना ही आना है इस तरफ कि हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम जो ना साइंटिफिक चीजों को चलाना है। तो वो बाबर टेस्ट का तो कैप्टन बन गया आपका, वो डेटा आपका नहीं, उसमें हेल्प की होगी। लेकिन T20 में अगर हम डेटा लगाएंगे ना, चाहे उसकी वो बैटिंग है, चाहे उसकी कप्तानी का रिकॉर्ड है ना, बाबर आपकी फर्स्ट चॉइस कैप्टन बनता है T20 का, फर्स्ट चॉइस अगर आप डेटा पे जाते हैं। मैंने तो कल भी नहीं, वो तो डेटा की बात कर रहे हैं सर, मैं PSL का टॉप परफॉर्मर। मैं ना डेटा को देखता हूँ, ना मैं क्रिकेट को देखता हूँ, ना किसी चीज़ों को देखता हूँ। मैं तो 4 साल पहले से खेल रहा हूँ और कल मैंने ट्वीट भी की है कि मैं 4 साल पहले से कह रहा हूँ कि बाबर आजम दोबारा तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनेगा। नहीं, उसकी वजह उसकी देखें वसीम, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि बनता है। तो मैं भाई वही तो कह रहा हूँ भाई, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, डेटा के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, विनिंग परसेंटेज के हिसाब से बनता है। लेकिन 4 साल पहले देखिए, जब 2023 में इसको हटाया, मैंने उसी दिन बोला ये दोबारा तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनेगा। ठीक है, उसकी रीजन मैंने दी थी। मैं बगैर रीजन दिए बात नहीं करता भाई। देखो, आपकी पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा प्लेयर, परसेंटेज, विनिंग रेशो, परफॉर्मेंस, उसके पास भी कोई पाकिस्तान टीम का प्लेयर नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी प्लेयर ने अगर उससे ऊपर जाना है तो उससे ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा अगर कप्तानी मिलती उससे ज्यादा आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके बारे में सोचा जाएगा कि यार ये आया पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर जो बाबर को मैच कर रहा। वो नहीं है आपके पास। दूसरा, वो जिस किस्म का प्लेयर है, जिस तरह वो खेलता है, जो क्वालिटी उसके अंदर है, ठीक है, वो हमें किसी भी प्लेयर में नजर फिलहाल नहीं आती है। तो फिर आप यही कोशिश करते हैं कि दोबारा से आप उसी प्लेयर के पास जाते हैं जो आपका इंटरनेशनल टीम में सबसे ज्यादा टॉप प्लेयर होता है, कि यार आप उसी को ही दोबारा से कप्तान बनाते हैं। अब ये लोगों को समझना चाहिए। लोग जो कहते हैं ना कि यार हमारे प्लेयर कप्तानी क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं दोबारा, भाई उसकी वजह है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं उनको ऑफर कौन देता है? आपके सिलेक्टर्स। दूसरी टीम्स में क्या होता है कि भाई जब रोहित शर्मा को अगर हटाया गया तो उनके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर वो जिनको बना रहे हैं, अगर गिल को बना रहे हैं तो गिल भी भाई ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर बाबर के बराबर सेंचुरीज हैं टेस्ट मैच में भाई, मैं ये कह रहा हूं कि दूसरी टीम्स के अंदर 4-4, 5-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप की परफॉर्मेंसेस देते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के बाद भी हटा दिया सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से। देखे मैं वर्ल्ड कप जीता हुआ, देखे चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ, देखे उसकी रीजन जो हमें नजर आती है कि यार उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें
कि जो टीम्स कोई ना कोई जो टीम्स इस लेवल पे जाती हैं, जाहिर सी बात है उनके कोई ना कोई फैसले तो होते हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया क्यों? सूर्य कुमार यादव को जिसने आपको 2 इवेंट जितवा दी है, उसका फैसला क्यों लिया? उन्होंने परफॉर्मेंस का फैसला लिया, लेकिन उनको पता है कि यार अगर इसको हटाते हैं तो हमारे पास कैप्टनसी का ऑप्शन है। भाई आपके पास नहीं है। अगर आपके पास टॉप के अच्छे प्लेयर्स हों तो फिर आप दोबारा बाबर पे नहीं जाएंगे। और अगर आप बाबर पे चले गए, ये सबको पता है कि यार बाबर को जो टीम मिली है इस वक्त वो उस लेवल की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसने एक्सेप्ट किया कि मैं कोशिश करूंगा टीम को बेहतर करूं। तफसील के साथ वसीम, बाबर के हवाले से तनवीर ने बात की, आपने डेटा की बात की थी। डेटा में अगर देखें तो T20 में जो विनिंग परसेंटेज है, तनवीर ने कहा बाबर की है, लेकिन नहीं, सलमान अली आगा की 71 है विनिंग परसेंटेज, लेकिन उसने अभी शुरुआत है। तो आप डेटा के हवाले से कैसे बैक करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ बाबर आजम? और एशिया कप और आईसीसी के इवेंट्स भी जरा इस डेटा के जरा शामिल कर दें आप। क्या कहा आपने? सॉरी मैं सुना नहीं आपको। एशिया कप, आईसीसी के इवेंट्स और एशिया कप की परफॉर्मेंस भी जरा इसमें ऐड कर दें डेटा में, फिर आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है। एशिया कप में परफॉर्मेंस और आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस जाहिर है सबके सामने है कि परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान की आईसीसी इवेंट में अभी रिसेंटली। नहीं, मैं बाबर की कप्तानी की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी, एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आई एग्री विद दैट। लेकिन उसके बाद उसको ड्रॉप किया गया था। 2024 से लेके 25 तक वो बिल्कुल नहीं खेला। टोटल इस अरसे में 5 T20 खेला, उसमें 75 रन बनाए और 15 की एवरेज थी। उसके बाद वो उसको निकाल दिया गया ना, ये निकालने की वजह ये आप वसीम से उनसे जवाब लें, फिर मैं जवाब दूंगा। ये आप जो बात कर रहे हो, ये कोई क्या वो कंफर्टेबल था? नहीं, वो आएंगे ना, उसकी मुहर्रकात बहुत ज्यादा हैं। जी वसीम। नहीं देखिए, इसमें मतलब उस टाइम पे वो ड्रॉप होना बनते नहीं थे ना वो। अगर आप देखते हैं तो मतलब उसका कप्तानी से हटना नहीं बनता था। बहुत से ऐसे प्लेयर्स है जिनका ड्रॉप होना नहीं बनता था। बिल्कुल सही। ये यहाँ पे तो देखिए, हम बात कर रहे हैं जी कि इंडिया ने परफॉर्मेंस पे वो किया है जी कि चले ठीक है, हम हमारा कंपैरिजन उस तरह किसी के साथ बनता नहीं है हमारा। हम तो उस स्टेज के ऊपर है कि जहाँ हम 11 बेस्ट प्लेयर्स इकट्ठा करने हमारे लिए मसला पड़ा हुआ है। मसला इसलिए पड़ा हुआ है कि हम कप्तान चेंज कर देते हैं, 5-6 प्लेयर चेंज कर देते हैं, जैसे बिशान के साथ हमने किया, पहले हमने बाबर के साथ किया था, फिर शायद किसी और के साथ करेंगे। लेकिन जो इसके पीछे मोहरकात है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि शान ने जी ये कर दिया। तो फिर शान की टीम के अंदर से आपने 6-7 चेंजेस क्यों किए हैं? दैट मीन्स ये सिलेक्शन ठीक नहीं थी। शान से ज्यादा तो सिलेक्शन का कसूर था आपका कि आपने बॉलिंग सारी चेंज कर दी। दैट मीन्स कि आपने शान को भी बॉलिंग लाइनअप दी थी। आपने वही, या तो होता ना कि वही बॉलिंग लाइनअप आपकी आगे आपकी जाती कंटिन्यू करती, जहां कैप्टन का मसला था। अब मसला आ रहा है जी कि शान आउट नहीं करवा सका इन बॉलर से, तो आपने वो सारे बॉलर्स भी तो हटा दिए हैं ना। तो हमारा बस फोकस बकरी का बकरा वो होता है ना, जो कुर्बानी का बकरा, हम वो ढूंढते रहते हैं कि किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए। तो ये चीज हमने पहले बाबर के साथ पहले भी किया है और मैं फिर बार बार अब आपको लग रहा है कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे भी बाबर के साथ ऐसे ही होगा? इसको टीम तो ऑलमोस्ट द सेम टीम, बल्कि कमजोर टीम है बॉलिंग में, बिल्कुल फिर ये कह दिया जाएगा देखिए हमें चले आप डेट की जगह 2 साल गिना दिए जाएंगे, या अभी तो हमें 2 साल हुए आए हुए या 2.25 साल हुए हैं। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा कि जब फेलियर होता है ना तो वो कंप्लीट एक फेलियर होता है, सब उसमें शामिल होते हैं। ये नहीं कि सिलेक्शन कमेटी का कोई कसूर नहीं है, कोचेस का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ कैप्टन का कसूर है या सिर्फ प्लेयर्स का कसूर है। जब भी कोई बड़ा फेलियर होता है, जो कि इससे बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जो पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं, इसमें सारे जिम्मेदार हैं। किसी एक कैप्टन को या 2 प्लेयरों को आप ना ब्लेम करें, पूरा सिस्टम आपका फेल हुआ है। तनवीर ने कल एग्जैक्टली यही बात की कि सारे जिम्मेदार हैं। मैं एक पहले दिन से बिल्कुल आपकी बात मुझे याद है। देखिए मैं देखिए शान मसूद की बात हो रही है ना, बाबर आजम को तोड़ा क्यों गया था? बाबर आजम को तोड़ा, यस, बाबर आजम को इस वजह से तोड़ा गया था कि वो सुन नहीं रहा था किसी की। और जब एक कप्तान परफॉर्मर्स होता है, टॉप प्लेयर होता है, जब वो नहीं अपनी चलाता है तो आपकी टीम की वैल्यू भी बनती है। तो क्या दुनिया में ऐसा नहीं होता? दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि कप्तान को हमेशा आप पावरफुल बनाते हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी इतना बड़ा टॉप का कैप्टन बना तो क्या वो पाकिस्तान में बन सकता था ऐसा कैप्टन? अगर सौरव गंगोली इतना बड़ा कप्तान बनता, क्या वो बंदा पाकिस्तान में इतना बड़ा कप्तान बन सकता था?
पाकिस्तान में मिसालें सुन लें, अगर इमरान खान वो अगर इतना बड़ा कप्तान बने या लोग उनकी मिसालें देते तो उसकी रीजन क्या थी? 10 साल कप्तानी की, वो बंदा खुद होल सोल था ना, 10 साल। ठीक है, वो बंदा खुद होल सोल। हमने उनके साथ नहीं क्रिकेट खेली ना, हमने देखा। जिन्होंने क्रिकेट खेली वही बोलते थे ना, ये कहता था ये होगा तो यही होगा, ये खेलेगा तो ये खेलेगा। अगर वो बंदा किसी को लाता था तो वो भी टक्कर का होता था, किसी के साथ ज्यादती नहीं होती थी। अगर कोई नया टैलेंट भी आ रहा तो टक्कर का टैलेंट आ रहा है। कुछ टैलेंट ऐसे आए जैसे वसीम हैदर हो गए। देखिए अगर 10 साल के अंदर अगर 10-12 साल कप्तानी की, उसके अंदर अगर 2-4 आ गए हो गए, बहुत है। मंसूर अख्तर तो ठीक ठाक किस्म का प्लेयर थे भाई, टेस्ट मैच में नहीं कर सके ना, वो अलग चीज है। लेकिन मेरा कहना नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भी अगर कोई बंदा लाते थे तो एक बंदे की एक से होती थी कि यार ये बंदा अच्छा मिलेगा। तो जब बाबर ने ये चीजें शुरू की तो फिर लोगों ने समझा यार सिलेक्शन की तो लगता है कोई वैल्यू ही नहीं है, यही कंट्रोल कर रहा हर चीज। उसके बाद ये तोड़ा इस वजह कि जिसको भी लेके आ जाओ, जो भी कप्तान बनाओ, जिसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है उसको कप्तान बना दो, हम कंट्रोल करेंगे उसको। जब आप किसी भी सिलेक्शन कमेटी जिस कप्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना, तो फिर वही वसीम वाली बात कि आप 7 मर्जी से लेके आएंगे, 8 मर्जी से हटा देंगे, 5 अपनी मर्जी से ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि कप्तान तो कह रहा है कि यार चलो मैं कप्तान बन गया, बस चलाते रहो मुझे, बस आपने जो मर्जी करना है करो। बाबर आजम का जो ये लोग समझ रहे हैं ना, वो ऐसी नहीं आया कप्तान। ठीक है, उसने आपके सामने क्या बात बोली, डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस। ठीक है, उसने ये मैसेज सबको दे दिया कि मेरे होते हुए ये सब कुछ होगा। ठीक है, और उसने सिलेक्शन कमेटी को भी, बोर्ड को भी मैसेज दिया कि भाई मेरे होते हुए ये सब कुछ होगा। ठीक है, और अगर मुझे कप्तानी मिली, ऐसा नहीं हुआ यार बाबर हमारे पास कप्तान नहीं, ऐसा कर तू कप्तानी कर ले, ऐसा नहीं हुआ। पूरी बात हुई होगी, उसने बोला होगा कि भाई मुझे कोई तंग नहीं करेगा क्योंकि पहले भी ये सब कुछ हो चुका है, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, इस दफा मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अगर आपने मुझे कप्तानी दी है तो मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वही चीजें चलेंगी और ये कप्तान का हक है। लेकिन ये जो पीछे डोर पे होके भागते हैं ना लोग कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि देखें, क्योंकि सिलेक्टर हो गया, कोच हो गया, ठीक है, इन सब की जो अटैचमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ ज्यादा होती है बनिस्बत प्लेयर की और कप्तान की। जब कोई भी मीटिंग होगी चेयरमैन के साथ कोच सबसे पहले आएगा, सिलेक्टर सबसे पहले आएंगे। क्या पता सबको कि ये सिलेक्टर्स और कोच चेयरमैन के सामने बैठ के कप्तान की बुराइयां कर रहे हैं, प्लेयरों की बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, हमने तो कितनी दफा देखा ना, सारे हट जाते, ये बैठे रहते वहां पे, क्योंकि ये सब जाके वहां पे अपने आप को सेव करते हैं। हमने साड़ी गलती नहीं, साड़ी गलती नहीं, साड़ी गलती नहीं, प्लेयरों की गलती, उस पर ये टिके रहते हैं सब। उसके बाद नीचे टीम चेंज होगी। वसीम, क्योंकि आप चीफ सिलेक्टर भी रहे, तनवीर कह रहे हैं कि बाबर आजम कंट्रोल करते थे लोग उसको, आप चीफ सिलेक्टर खासे अरसे रहे और बाबर कप्तान थे, आपको वो मना करता था किसी बात से कि ये लड़का नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए? वॉज ही एन अथॉरिटेटिव कैप्टन? देखिए, इसमें हम थोड़ा सा ना इसकी पहले एक डेफिनेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पावरफुल कैप्टन होता क्या है। कि अगर सिलेक्शन भी उसने करनी है, कोचिंग भी उसने करनी है, तो फिर तो वो सिस्टम की आपको जरूरत ही नहीं है ना। यू डोंट नीड सिलेक्शन कमेटी, यू डोंट नीड चीफ सिलेक्टर, यू डोंट नीड कोचेस। कैप्टन का मेन जो काम है कि उसने ग्राउंड के अंदर जाके अपने जो यूटिलाइज करना है अपने प्लेयर्स को और जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। फिर मैं मिसाल वही दूंगा कि हिस्ट्री में आपको बहुत कम ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जो आप सिंगल हैंडेडली कह दी कि सिर्फ अपनी कप्तानी से ने किया। धोनी के पीछे भी पूरी टीम थी, उसकी सिलेक्शन कमेटी भी थी, सौरव गांगुली के दौर में बहुत से लोग उनके साथ थे। तो ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंडिंग एक आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सी जगह पे ऐसे था कि बाबर ओबीसी उस दौर में इतना मैच्योर कैप्टन नहीं था। मैं उस पर अभी उसकी कप्तानी पे मैं कमेंट ज्यादा नहीं कर सकता, तो ओबीसी क्योंकि 3-4 साल गुजर चुके हैं। इन बिटवीन उसने पीएसएल की कप्तानी की है, इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कहीं और की हो। लेकिन जब वो पाकिस्तान की टीम थे तो अर्ली डेज थे उनके, तो उसकी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें होती थी कि जिन पे मैं मतलब नहीं मानने वाली होती कि मतलब ये इसको लेना है या इसको नहीं लेना है। तो वो मतलब वो स्ट्रेट वे एंड ऑफ द डे देखें, जो टीम की जिम्मेदारी है ना वो सिलेक्शन कमेटी की है, आपकी चीफ सिलेक्टर की है कि जी टीम आपके साइन होने हैं नीचे। इसमें कैप्टन के साइन नहीं होते, कैप्टन के साइन होते हैं प्लेइंग 11 के नीचे। इवन के सम टाइम चेयरमैन को बीच में मतलब वो लाया गया इसलिए कि ये लड़के हम नहीं डालना चाहते, चीफ सिलेक्टर डालना चाह रहा है और वो लड़के आपके टॉप के परफॉर्मर्स हैं अभी। तो वो उन मतलब ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी, जो कि शुरू में मैं थोड़ा सा मुझे हैव टू पुट माय स्टेप डाउन कि भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा।
सुल्तान साहब जो टीम मेरिट पे है ना वो चलेगी, जो आपकी मर्जी के या आपकी पसंद के हैं वो चीज़ें नहीं होंगी। बहुत से ऐसे लड़के थे जो ड्रॉप हुए थे, जिनको हो जाते थे टीम के अंदर हो, लेकिन वो मेरिट पे नहीं आते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। और अभी जो बात वो करे ना कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, अच्छी चीज़ें भी सीखी है, बुरी चीज़ों से भी सीख के आए हो, तो आप आई एम श्योर कि अब वो स्टेज के ऊपर है कि आके थोड़े वो बेहतर फैसले करने के भी हक में होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी सिलेक्शन कमेटी की है। ये ना बोलें जी कि उसको मर्जी की टीम दे दी, फिर आप वो कुर्बानी का बकरा आप उसको बनाने की कोशिश अच्छा, कर रहे हैं इसमें कि उसकी मर्जी की उसको ब्रेक टीम दे लेना। दी। एक सवाल है मेरा आपसे। देखिए, आप सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं ना, मेरा एक सवाल ये है, मेरे ख्याल में आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको जवाब देंगे। देखिए, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे ना बड़े फड्डे होते हैं इस चीज़ के कि यार अगर टीम सेलेक्ट हो रही है तो कोच क्यों नहीं है सिलेक्शन कमेटी में, कप्तान को नहीं रखो तो कप्तान शोर मचाता है, यार मुझे भी होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। कप्तान इस वजह से कहता है कि यार मैंने प्लेइंग 11 खिलानी है, 15 मैंने लेके जाने, तो मेरी भी इनपुट होनी चाहिए। कोच कहता है मैं कोच हूं तो मेरी भी इनपुट होनी चाहिए, मेरे बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस फड्डे को खत्म करने के लिए ऐसा क्यों नहीं होता यहाँ पे कि कप्तान और कोच को बोल दिया जाए भाईजान जब टीम सेलेक्ट होगी 15 होंगे 20 होंगे तो आप बिल्कुल अब बीच में नहीं होंगे, आप हट जाएंगे, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का ये काम होगा। सिलेक्शन कमेटी जब 20 लड़के सिलेक्ट करके देगी तो जिम्मेदारी फिर सिलेक्शन कमेटी की होगी, क्यों जब हारेगी तो फिर जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी भी उठाए ना। उसमें देखिए दो चीजें, एक तो आपका कंसल्ट आप करते हैं, कोच से भी करते हैं और आप कैप्टन से भी करते हैं। कोच के प्लान्स क्या है, आगे वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह की क्रिकेट वो खेलना चाह रहे हैं, तो आपको ऑन बोर्ड करना पड़ता है सारों को, कैप्टन को भी करना पड़ता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो फाइनल कॉल है वो सिलेक्शन कमेटी की होती है। ये नहीं कि कैप्टन ने कह दिया जी मुझे ये प्लेयर, मैं कई दफा ये सुनता था मुझे ये प्लेयर चाहिए, क्यों बस चाहिए मुझे। अब वो चाहिए वाला वर्ड नहीं ना, आपको यू नीड टू कन्विंस कि भाई उसकी देखो उसकी रीजन है ना, फिर आप उनको ऑप्शन देते हैं। देखिए उसकी रीजन है कप्तान क्यों कहता कि मेरी सुनी जाए ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसला ये है कि सारा मलबा जो है वो कप्तान पे आता है ना, फिर ऐसे ही होता वो सिलेक्टर्स पे तो आता ही नहीं। इस वजह से कहता भाई मेरी सुनी जाए, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनी जाए। वसीम आपने बात सुन ली तनवीर की, इसका जवाब दीजिएगा तफसील के साथ। वसीम भाई आपका मेरिट पे नहीं आ रहा टीम के अंदर, या एक लड़का है जो आपका परफॉर्मर है 3 साल से, जस्ट बिकॉज के कैप्टन उसको पसंद नहीं करता। नहीं, ऐसे को तो नहीं सपोर्ट करे ना, ऐसे को तो नहीं, ऐसे भी नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा भी नहीं है। एक ब्रेक लेके आ जाते हैं वापस, उसके बाद बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहस जरा लंबी है। सो टेक अ ब्रेक एंड आई एम कमिंग बैक इन अ व्हाइल। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। तनवीर अहमद मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम साहब मौजूद हैं बदरिया वीडियो लिंक। वसीम भाई आपकी तरफ आता हूँ। तनवीर ने सवाल जो किया था, एक खिचड़ी बनी हुई है, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन कमेटी अपनी जिम्मेदारी ले कि हमने लड़के सेलेक्ट किए हैं 15, फिर कप्तान और कोच तो टूर सेलेक्टर होते हैं, कप्तान कोच मैनेजर वो तो टूर सेलेक्टर होते हैं। तो इसमें आप क्योंकि आप इसमें रह चुके हैं, दोनों सूरत हाल आपने देखी। इतनी खिचड़ी होती नहीं है जितनी दिखा दी जाती है। हमारा मसला ये है कि हम चीज़ों को इतना गंभीर करके दिखाते हैं ना, वो मसला उसमें से क्या होता है कि 1-2 साफ दाने हमें निकालने होते हैं कि ये देखा ये साफ दाने थे, ये बाकी जो है ना ये खिचड़ी बनी। तो मैं फिर वही बात करता हूँ कि अब तो देखिए उन्होंने मॉडल भी वो रखा हुआ है कि जिसमें आई डोंट नो कि भी कैप्टन उसमें है कि नहीं, शायद कोचेस सिलेक्टर भी हैं आपके जो नेशनल टीम के हैं। तो जब वो सिलेक्शन में हैं तो ठीक है, उनकी से डिफरेंट तरीके से आती है। लेकिन जब वो सिर्फ कोच और कैप्टन है, क्योंकि देखिए जब आपको एक जेडी मिलती है ना सिलेक्शन की, जब मेरे पास भी जब था कि यू मे कंसल्ट द कैप्टन एंड द कोच, अब उसमें मे का वर्ड है कि मतलब आप उनसे मशवरा कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने उनकी सुन के उनकी ही माननी है, क्योंकि फिर तो मकसद ही फौत हो गया ना आपकी सिलेक्शन कमेटी का। अगर कोच ने टीम सेलेक्ट करनी है या कैप्टन ने ही सिलेक्ट करनी है, तो पास में मेरे दौर में भी इस तरह के 1-2 इंसिडेंट हुए थे जहाँ पे कैप्टन और कोच दोनों मिलकर जी हमें ये प्लेयर चाहिए चाहिए ना। मैंने कहा बैठो मुझे वजह बता दो, ये इसके 12-13 टेस्ट मैचेस हैं, इसके 2 50 हैं और ये इतने अरसे से टीम के अंदर है,
प्लस ये डोमेस्टिक नहीं खेलता रेड बॉल की, तो ये रेड बॉल का हिस्सा नहीं हो सकते। तो ये अब इन्होंने शोर मचा दी कि डोमेस्टिक खेलनी चाहिए ना, ये 2022 की मैं बात आपको बता रहा हूँ, 21-22 की बात बता रहा हूँ, एंड आई ड्रॉप दैट प्लेयर। मैंने नहीं रखा उसको, उस पर बड़ा इन्होंने किया, चेयरमैन तक शायद गए, ये बड़ा उन्होंने किया जी कि हमें वो प्लेयर चाहिए। मैंने कहा मेरिट पे नहीं आता आपको नहीं मिल सकता, डोमेस्टिक खेलेगा, परफॉर्म करेगा, जगह बनती हुई तो वो वापस आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि आपका टेस्ट मैच का एक प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक के शायद 3-4 मैच खेले हुए हैं पिछले 3-4 सालों के अंदर, और वो भी बाकी टेस्ट मैच वो रेगुलर खेल रहे हैं और उसके अंदर परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो मैंने प्लेयर वो नहीं दिया। वो प्लेयर डोमेस्टिक में गया वापस, उसने 202 इकट्ठे किए, फिर वो वापस आया और उसके बाद आके टेस्ट टीम में भी उसने परफॉर्म किया। तो आपको इस तरह के डिसीजन आपको करने होते हैं। तो ये जी कि कैप्टन ने कह दिया, तो और भी बहुत से ऐसे थे जी हमें ये प्लेयर चाहिए, लेकिन साथ में वजह आप देते हैं ना, अगर कोच है या कैप्टन है जी, हाँ जी ये इसकी परफॉर्मेंस है या ये इसने मैचेस जिताए हुए हैं, ये इस तरह की इसकी चीजें हैं जो टीम में हम चाह रहे हैं, तो मेरिट पे नहीं है तो वो नहीं है, चाहे वो कैप्टन के या कोच के या कोई भी इवन सिलेक्शन कमेटी में भी होता है ना कि यार ये लड़का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको यू हैव टू गिव लॉजिक कि यार क्या पोटेंशियल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, टीम में जगह रोल कौन सा बन रहा है, किस तरह की हमने क्रिकेट खेलनी है, उस तरह का प्लेयर है कि नहीं है, तो बहुत सी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये जो हम पिन पॉइंट हम करके चीजें ना जी कि सारा इसका कसूर है या उसका कसूर है, अब मतलब अब देखें ना कि मतलब आकिब दरमियान में क्यों बैठते हैं हर मीटिंग के अंदर, व्हाई आकिब इज ऑलवेज सिटिंग इन द मिडिल। दोनों क्रिकेटर ना एक हो गए, सारे क्रिकेटर एक हो गए, क्यों दबा देते हैं दोनों क्रिकेट, तनवीर और वसीम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा सुन ले, बीच में क्यों बैठते हैं, बीच में क्यों बैठते हैं? देखिए बीच में क्यों होते हैं, असद से क्यों नहीं भाई होते मैंने हैं? क्रिकेट सरफराज अहमद सुन ले रेड ना, बॉल की टीम अनाउंस हो रही है, उसके सिलेक्टर और उसके कोच वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज को सुन ले, नहीं थे, इसका मेन काम था। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफराज अहमद क्यों नहीं थे, आके बीच में बैठे हैं या ये साइड में बैठे देखिए हैं? ये सुन ले, कोचिंग की जो वीडियोस आ रही हैं वो मिसबाउल हक क्यों रन कर रहे हैं हर चीज को, वेयर इज सरफराज अहमद? सरफराज वीडियो वीडियो आगे नहीं- चल के मुझे लग रहा है कि मिसबा आपके रेड बॉल के कोच भी होंगे, हेड कोच, अब देखिएगा जल्दी। तो SNGPL के भी तो हेड हैं, वो मेंटोर हैं, वो कैसे सिलेक्शन कमेटी को जस्टिफाई करते हैं मेरी दानिश में, क्योंकि ये एकदम ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। देखिए बात आप सुने, लोगों की राय जो भी सुने, बात ये है कि ये हमारे यहाँ पे बहुत एक हवा बना हुआ है, हवा मतलब यानी ये इस किस्म की बातें होती है, ये होनी नहीं चाहिए। जब आपकी सिलेक्शन होती है, अभी किस टीम की सिलेक्शन हुई है, क्या व्हाइट बॉल क्रिकेट की सिलेक्शन हुई है? नहीं, रेड बॉल। तो वेयर इज हेड कोच? हेड कोच इज इन कराची। क्यों Today, क्यों क्यों? हो सकता है किसी काम से हो गए हो, ये मैं कैसे जवाब दूं? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन होना चाहिए। अब सुन ले मेरी बात, मानते हैं बिजी हो जाएगा कोई ना कोई, जब आप कोई टीम सेलेक्ट करते हैं ना या अनाउंस करने लगते हैं, तो आप सबसे पूछते हैं कि भाई सारे अवेलेबल हैं इस दिन, आप सारे वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ बैठेंगे, हम उस टाइम पाकिस्तान टीम अनाउंस कर देंगे, लेकिन सबका वहाँ पे होना ज़रूरी है। ये एक प्रॉपर एक सिस्टम और मेरिट की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि टेस्ट टीम अनाउंस हो रही है, हेड कोच है ही नहीं, बाकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बाकी वो जो आकिब जावेद वाली सेंटर वाली बात जो मैंने कल की थी, वो भी आज इन्होंने की। देखिए ये सिलेक्शन कमेटी का हल या सलूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जो खिचड़ी पकी हुई है ना, जिसमें हम बात करते हैं कि जी कप्तान कहता है मैं भी इन हो रहा हूँ, मैंने भी, हेड कोच कहता है मैंने भी इन होना है जब टीम सेलेक्ट हो, उसमें फिर अगर आप, जिस तरह वसीम ने भी बात की, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़बरदस्ती कप्तान की भी सुनी जाए या हेड कोच की भी सुनी जाए। वो एक अपना आइडिया दे सकता है, अपने प्लेयर का बता सकता है कि यार ये प्लेयर है, ये अच्छे प्लेयर है, ये मैं लेना चाहता हूँ। बाकी अगर सिलेक्शन कमेटी इन दोनों की बात मानती है तो ठीक है, वरना वो अपने प्लेयर सेलेक्ट करेगी, ठीक है। या तो फिर अगर कप्तान और कोच की इनपुट नहीं है, इनपुट तो लाजमी, सुने ना सुने, अगर नहीं है तो फिर उसका सलूशन या हल ये है, तो फिर आप कप्तान को लंबा जाने दें, कोच को फिर आप लंबा जाने दें, क्योंकि जब टीम हारेगी ना तो कोच कप्तान बोलेगा भाई ये जो टीम आपने मुझे दी है ये हमारा कोई इनपुट नहीं था, ये सारी सिलेक्शन कमेटी की थी, जो सिलेक्शन कमेटी ने हम दोनों को टीम बना के दी वही हम खिला रहे, ठीक है। अब उसमें जो बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 होंगे वो हम खिलाते हैं, ठीक है। उसमें ये होगा कि जब कप्तान और कोच की इनपुट नहीं होगी ना सिलेक्शन में, तो अगर जो भी सिलेक्टेड टीम बना के देते रहेंगे आपको, जिस फॉर्मेट के आप कप्तान हैं, उसमें फिर आपको एक मौका मिल जाएगा कि यार मुझे जो प्लेयर्स मिल रहे हैं 2 सीरीज 4 सीरीज 6 सीरीज तक
अगर मैं ये जो है वो टीम लीड कर रहा हूं, तो मुझे कम से कम इतनी सीरीज में काम करके मुझे समझ आ जाएगा कि यार जो सिलेक्टर मुझे टीम सिलेक्ट करके दे रहे हैं, अब ये मैंने 15 या प्लेइंग 11 किस कॉम्बिनेशन के साथ बनानी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वाइट बॉल क्रिकेट में तो बाबर नहीं आया ना अभी तक कप्तान, लेकिन वाइट थोड़ा सा ऐड कर दूं, जी जी, अगर मेरी आवाज आ रही जी जी कहिए कहिए। अब मुझे बताएं, कल मिसबा ने एक बात की थी, ही इज द मोस्ट सीनियर पर्सन इन सिलेक्शन कमेटी, चाहे उसकी कप्तानी है चाहे टेस्ट मैचेस हैं। उसने बात की थी कि बाबर आजम आपका तीनों फॉर्मेट का इस टाइम बेहतरीन प्लेयर है। वो उन्होंने ऐसी बात की है। अब उनको लगता है जी कि वो तीनों, और एविडेंस के साथ वो बात कर रहे हैं ना, जैसे उसकी पीएसएल में परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से उसने लीड किया है, चैंपियन बनाया अपनी टीम को। अब यहाँ पे माइक हेसन के जी नहीं मुझे बाबर आजम नहीं चाहिए, तो बात अब कहाँ पे जाएगी? नहीं देखिए उसमें ये कि माइक हेसन के पास क्या रीजन है जी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बाबर आजम। नहीं ये तो जो आप बात देखें मैं आपको मालूमात की बात बता दूं, पाकिस्तान का T20 है ही नहीं, इस साल के आखिर तक है। नहीं T20 आखिर में, साल के आखिर में तो वो रीजन नहीं है, वो रीजन नहीं है। देखिए बात पता क्या है, बात है क्या ये कि अगर सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि ये लड़का मेरिट पे आ रहा है, इसके रन्स भी हैं, इसकी विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, चाहे डेटा लगा लें, जो मर्जी लगा लें, ये आता है टीम के अंदर, कोच साहब अड़ जाए जी नहीं मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए, कि मुझे ये प्लेयर पसंद ही नहीं है, और उसके पास कोई रीजन ना हो, तो वहां पे डिसीजन किसका होना है? वो डिसीजन पे आपके सिलेक्टर का होना है, वहां पे कोच होना चाहिए भाई। उसमें देखिए ना, अगर बाबर आजम T20 की टीम में आता है तो फिर तो आकिब जावेद उनके पास भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो भी कहते थे यार इसकी जगह नहीं बनती। वो ठीक है, ठीक है, माइक एसन से पहले कहते थे ना, जो भी है ना, एशिया कप में भी तो नहीं थे ना, ट्राई नेशन सीरीज एशिया कप से पहले हुई थी, उसमें भी नहीं था भाई वो। परफॉर्मेंस भी नहीं थी ना T20 में। नहीं वो परफॉर्मेंस को छोड़ दें, उसकी जगह बनती थी भाई, उसकी जगह उसकी, मुझे पता आपने वही 5 मैच कह देने, वो बिल्कुल आप गलत ही बोल रहे हैं। सुन लेना अब आपका वैसे ही आपने बहस करनी तो आप कर लें। बहस नहीं कर रहा, बात सीधी बात ये है कि जब ये अब आएगा वापस, ठीक है, तो उसमें माइक एसन भी बोलेगा कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। अब माइक एसन कह रहा है और एक सिलेक्शन कमेटी का बंदा कह रहा है कि जी उसकी टॉप परफॉर्मेंसेस हैं। अगर सिलेक्शन कमेटी का बंदा कह रहा है मिसबा के यार उसकी टॉप परफॉर्मेंसेस, इसका मतलब आकिब जावेद भी एग्री होंगे, इसका मतलब असद शफीक, क्योंकि असद शफीक तो समझो आगे बैठ जाते हैं, कोई सवाल वाल तो वो वैसे ही एग्री हैं, वो हर चीज में एग्री होंगे वो। असद भाई ठीक है, असद ठीक है, 80 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं यार, प्लीज, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस टेस्ट मैच। देखिए बात सुने, मेरी बात सुने, आपने 75-80 टेस्ट मैच खेले हैं, अगर जिस प्लेयर से कोई सवाल ना हो, या मुझे नहीं पता अब उनकी सेक कितनी है, तो मुझे मेरे जैसा बंदा हो मैं तो उसी टाइम छोड़ छाड़ के चला जाऊं, ठीक है, कि यार ये क्या बात हुई, मेरे से तो कोई सवाल ही नहीं होता, एक मैं फील करूंगा, मैं डिसरिस्पेक्ट फील करूंगा ना यार ये। उसके बाद आपकी अगर सरफराज की बात करते हैं, ठीक है, तो सरफराज भी मानेगा हाँ ठीक है जी बाबर आजम की T20 में भी परफॉर्मेंस है, ये तीनों फॉर्मेट में हम इसको करेंगे, तो ये तो आपस में क्लैश हो जाएगा ना। एक तो आकिब भाई पहले नहीं चाहते थे, उसके बाद माइक एसन भी नहीं चाहता था, तो बात सीधी ये है, ये खिचड़ी पकी हुई है, सीधा सुन लें, सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या चेयरमैन के साथ बैठ के एक चीज तय कर लें कि भाई हम इस चीज देखिए इतनी चीजें कर ही रहे हैं ना कुछ ना कुछ, ये भी इसको भी सेटअप करो कि भाई ये सिलेक्शन कमेटी सिर्फ 20 लड़के एक सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करेगी, सुने, उसके अंदर कप्तान और कोच का कोई इनपुट नहीं होगा, लेकिन जब सीरीज हारेंगे उसमें सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार होगी और कप्तान कोच भी जिम्मेदार होंगे। सही है, जिस तरीके से अब आकिब भाई पूरे चैनल पे घूमते हुए हमें नजर आते हैं ना हर जगह पे, पहले नहीं नजर आते थे, उनको इजाजत दे दी, इजाजत दे दी, बोला गया कि भाई अब जाएं, आप क्लियर करें बात, आप खुद अपने तौर पे समझाएं जाके, अच्छी बात हुई, इसी तरीके से ये क्लियर करें कि भाई एक्सेप्ट करें। अच्छा काम हुआ ना, आकिब भाई जा रहे हैं, माइक हेसन भी जा रहे हैं। आकिब भाई अच्छा काम किस चीज का हुआ, उनको बोला गया तो गया, अच्छा काम उस टाइम होगा आकिब जावेद साहब का जिस दिन ये सिर्फ एक काम करेंगे, जिस दिन सिर्फ नेशनल क्रिकेट एकेडमी पकड़ते हैं या सिर्फ सिलेक्शन कमेटी पकड़ते हैं, इनमें से एक काम छोड़ेंगे, मैं बोलूंगा भाईजान अब आपने सही काम किया। ये दूसरा टॉपिक है, खैर इसमें मैं क्या दूसरा टॉपिक इस वजह से आप बोलेंगे कुछ नहीं, क्रिकेट ही खिला रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ क्या मतलब, फुटबॉल के साथ थोड़ी लगा भाई, क्रिकेट ही करा रहे हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी संभाल लो या सिलेक्टर बन जाओ, दोनों में से एक काम करो। मैं भी करता हूँ, लेकिन कौन से 10 काम? 10 काम मैं भी करता हूँ, कभी चैनल पे, कभी आप क्रिकेट एनालिसिस्ट बनते हैं? नहीं, मेरा काम ही नहीं। आप कैमरे के पीछे खड़े होते हैं? नहीं। आप प्रोड्यूसर बनते हैं? वो डिफरेंट। आप राइटर बनते हैं? आप डिजिटल पे काम करते हैं? यस। एक यस, ठीक है,
तो भाई जो स्टूडियो के अंदर जो काम है वो फुटबॉल पे काम नहीं कर रहा, देखिए ना, आप कैमरे के पीछे खड़े होते हैं ना, आप प्रोड्यूसर हैं, आपका जो काम है, आपका जो काम है होस्ट, आपको किसी ने बोल दिया क्लिप चाहिए आसिफ करके, ये करके भले तो देखो बात करो फिर बात लॉजिक नहीं, लॉजिक आप नहीं है ना, 3 काम कर रहे हैं। सुन लें, आप मुझे लॉजिक की बात करते हैं, आप मुझसे लॉजिक की बात करते हैं, कीजिए, आप मुझसे लॉजिक की बात करते हैं, आपसे बात कुछ करते हैं, बात सवाल कुछ और कर देते हैं, आप में इतनी समझ है, आपसे बात कुछ करते हैं, सवाल आपको कुछ और कर देते हैं, आप अपने आप को देखो ना, बात कहां से कर ले जाते हैं। हो गया क्या मतलब, आपके ऊपर बात आई, हो गया? नहीं मैं पूछ रहा हूं, आप एक ही काम, आपके ऊपर बात आई, हो गया? आप एक ही काम करते हैं, मैं एक ही काम करता हूं, मैं टीवी पे बैठता हूं, टीवी पे करता हूं, जाते आप YouTube पे चैनल नहीं चलाते आप, उससे टीवी का क्या ताल्लुक? ये बात कि एक ही जैसा क्या ताल्लुक, एक ही जैसा काम उससे एक कंपनी में दो काम नहीं कर रहा भाई, एक ही कंपनी की बात नहीं है, एक ही इदारे में दो काम नहीं कर रहा भाई, एक क्रिकेट एक ही इदारे में दो काम नहीं कर रहा। इस पे हम बात करें, चलो इस पे आपका नाम का क्लिप चल जाएगा, आसिफ ने आर्गुमेंट कर दिया तनवीर के साथ, हो गया भाई, बस चला दे, हो गया, बस आपका काम पूरा हो गया। बात सुने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई आप भी सुन रहे हैं, माइक हेसन की जो बात हो रही है कि T20 का कप्तान, T20 तो बहुत दूर है, वनडे में तो बाबर को कोई निकाल नहीं रहा और निकाल भी नहीं सकता है, जैसी परफॉर्मेंस है, तो T20 का जो शोशा है वो तो बहुत बाद में आएगा। तो माइक हेसन का इसमें जो हम बात कर रहे हैं तो वो अभी तरह कबल अज़ वक्त है मेरे ख्याल में। नहीं देखिए, मैं तो कल जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी ना मिसबा ने, मैं तो उसके तनाजुर में बात की है कि उन्होंने जिक्र किया ना कि सारे फॉर्मेट्स का आपका बेस्ट प्लेयर है, तो मैं तो उस सिलसिले में मैंने बात की है इसमें। लेकिन एक 2 कामों का या 3 कामों का या 6 कामों का मतलब नहीं है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो इंटरेस्ट है ना, आपको वो सिर्फ समझने की जरूरत है कि आपके इस काम की वजह से दूसरे काम पे उसका क्या असर पड़ रहा है, क्या आपके ऊपर वो बात आ सकती है कि आप उधर भी हैं, आप इधर भी हैं, आप 4 जगह, आप क्या चारों जगह पे आप इंसाफ कर सकते हैं, वहाँ आप टाइम दे सकते हैं, क्या क्लैश तो नहीं आता इन चीज़ों का? तो अगर इस तनाजुर में देखेंगे तो आपको बहुत से जवाब मिल जाने हैं कि एकेडमीज आपकी जो बंद पड़ी हुई है, समझ एक तरीके से ऐड नहीं होगा तो बंद ही होगी ना, वो उधर आपकी सिलेक्शन हो रही है, या वो बैटिंग कोच लगे हुए हैं, या हेड ऑफ जो आपका जो एकेडमी का है वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, वो कोचिंग के अंदर भी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी जितनी एफर्ट या जस्टिफिकेशंस देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे हैं ना टीवी चैनल्स पे आने के लिए, सिर्फ क्या सफाई देने के लिए, तो डोमेस्टिक क्रिकेट देखने के लिए भी इतनी ही एफर्ट चाहिए। वही एयरपोर्ट है, वही जहाज़ है, वहाँ से आप बजाय के सीधा चैनल पे जाने के ना, वहाँ से आप राइट मुड़ेंगे तो शरा फैसल से स्टेडियम है, वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही होगी, आके वो मैचेस भी देखें। ये नहीं कि आप अपने मतलब के लिए देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन जब ज़रूरत है जहाँ पे आपका कोई सिलेक्टर आपका ग्राउंड के अंदर कोई नहीं आता है जी, अब तो ये AI से अब तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, अब सिलेक्टर्स को ग्राउंड में जानने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, कोचेस को भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप हर चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं, आपके पास हर डेटा आ रहा है ना सारा, तो फिर कोचेस को भी जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एकेडमी की भी आपकी जरूरत नहीं है, लड़के घर बैठे हो आप उनकी वहीं पे कोचिंग कर सकते हैं। फिर आप ये जी हमने स्टेट ऑफ आर्ट मशीन लगा दी है, अब इस पे तो मैं क्या मतलब ये बोलूँ, ये इसको क्लेम किया जा रहा है कि ये नई मशीन हम लेके आए हैं। चले वसीम भाई ये मॉल्स के अंदर मैंने देखी हुई है, 15 साल पहले ये छोटे छोटे ग्राउंड के ऊपर ये मशीन लगी हुई थी। चले आप बाद में करते हैं इस पे, चले इसको रोक लें जरा। ये आपने मशीन की बात की, NCA में जो लगाई गई उसके हवाले से तनवीर भी बात करेंगे, क्योंकि ये फास्ट बॉलर हैं, इनसे अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप बेटर हैं, यकीनन आपको भी अंदाज़ा होगा। मेरी भी कुछ मालूमात है वो आपसे मैं रखता हूँ आपके सामने एक ब्रेक के बाद। खुशामदेद एक मरतबा फिर आप स्लीप पॉइंट देख रहे हैं और हम बात कर रहे थे, वसीम ने जाते जाते बात की कि बॉलिंग मशीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाई है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। वो बॉलिंग मशीन जदीद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा किसी क्रिकेट बोर्ड ने ये सहूलत नहीं लगाई। पहले छोटी सी रिपोर्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है वो देख लें, उसके बाद तनवीर से राय लूँगा, फिर वसीम बताएंगे। ट्रूमैन 3 मशीन आई है लेटेस्ट, एंड वी आर द फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड के जो उसको यूज़ कर रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये जो ट्रेडिशनल बॉलिंग मशीन्स होती थी उसमें
आपको ये आइडिया बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेस को एडजस्ट करना कि रिलीजिंग पॉइंट बॉलर का कहाँ है और उनकी ट्रिगर मूवमेंट्स और कब रेडी होना है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको वीडियो बॉलर की नज़र आती स्क्रीन है उसके अंदर, जिससे आप अपने आप को सिंक कर सकते हैं। दूसरा इसकी फ़ायदा ये कि एट द सेम टाइम आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी बैटिंग के हवाले से कि आपकी कौन सी, अगर 3 बॉल आपने आउट स्विंग खेले हैं तो चौथी आप इन स्विंग हो जाएगी। ये वेरी क्लोज टू द मैच सिचुएशन में आपको प्रिपेयर करेगी। पेस भी कम हो सकती है इसकी, और ये एक दफ़ा प्रोग्राम करना, सेशन करने से पहले आप किसी बैट्समैन का प्रोग्राम कर सकते हैं कि आपने अगर 100 बॉल खेलनी है तो उसमें कौन कौन सी हर 5वीं 6ठी बॉल आपकी डिफरेंट हो सकती है, पेस कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग और लेंथ और इवन की हाइट। आपने बॉलर के हिसाब से इसकी जो मशीन की हाइट है वो भी ऑटो, क्योंकि ये सारी सेंसर बेस्ड है। अगर आपने कहा कि मुझे एक ओवर एक टॉल बॉलर को खेलना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो बैट्समैन को जो फ़ायदा है कि जो यहाँ प्रैक्टिस वो कर रहा है इसको वो रिलेट कर सकता है मैच सिचुएशन के अंदर। जैसे जैसे मॉडर्न डे की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है तो नई नई शॉट्स और नई नई चीज़ें आपको इन्वेंट हो रही हैं। तो ये उस चीज़ के लिए मेरे एक नई बॉलिंग मशीन है और मेरे ख्याल से हमको आगे फ्यूचर में इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। ये वैसे ही जैसे आप बॉलर भागता हुआ आ रहा है और उसके बाद बॉलिंग एक्शन की तरह ही मतलब बॉल निकल कर आता है, तो आपको वो अपनी टाइमिंग, जो मैच वाली टाइमिंग है वही यहाँ पे मैच करनी होती है। तो वो मुझे पहले चैलेंजिंग हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैंने वो मैच की तो मुझे काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई। ये थी जी मशीन जो कि 3 है, ट्रूमैन कंपनी है, 3 इसका लेवल है। पाकिस्तान के अलावा किसी क्रिकेट बोर्ड ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसे देखा भी है और आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात हो गई है। तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 फायदे हैं बैट्समैन को, बाकी मुझे तो कोई नहीं लगता इसमें कोई फ़ायदा है। ये लाइव बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शो रिकॉर्ड नहीं चल रहा। आप एक्सपर्ट हैं, आप मेरी जो सोच है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस मशीन के लिए 2 फायदे हैं और मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, बताऊंगा भी कि इस मशीन से और नेचुरल से क्या फ़ायदा और इस मशीन से क्या फ़ायदा है। इस मशीन से 2 फायदे ये हैं, एक तो आप इसकी हाइट लेके जा सकते हो ऊपर, क्योंकि हर बॉलर उस हाइट का नहीं होता, एक एवरेज हाइट के बॉलर होते हैं, कोई 7 फीट का नहीं होता, कोई 6.5 से ऊपर कम हो फास्ट बॉलर होंगे, उस हाइट पे आप लेके जा सकते हैं। आपकी बाउंस की प्रैक्टिस, ये सब कुछ होता है। फिर जो भी आप पेस जो है एडजस्ट करें वो आपको फ़ायदा है। उसके साथ आपको स्पीड का फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप रियल में किसी फास्ट बॉलर को बोलेंगे यार 90 पे बॉल करो, वो तो नहीं कर, हर बॉल तो नहीं कर सकता। अगर हुआ भी 2-4 बॉले करेगा थक जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद इनडोर तो वैसे ही कोई फास्ट बॉलर इतनी तेज़ गेंदें नहीं कर सकता, बगैर स्पाइक्स के अगर आप कर रहे हैं तो वैसे ही आप खिंच आ जाएंगे, तो गेंद तेज़ कर ही नहीं सकते। तो उसमें यह फ़ायदा है कि आप मुस्तकिल रेगुलर, अगर आप 200 बॉले भी 90 या 90 प्लस खेलना चाहे तो आप खेल सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ हो जाएंगे, ठीक है। और एक इमेज भी आ रहा है ना, ठीक है, बॉलर का, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये आपको 2 फायदे हैं। अब आ जाता हूँ इमेज के ऊपर। ये जो इमेज आपने दिखाई, बॉलर भागता हुआ आ रहा है, ये तो एक ही एंगल से भागता हुआ आ रहा है। नहीं, वो अराउंड द विकेट भी होगा, ओवर द विकेट भी। सुन तो लेना, एक ही एंगल से भागता आ रहा है, चाहे आप उसको राउंड द विकेट सेट कर दें, चाहे आप ओवर द विकेट सेट कर दें, एक ही सी एंगल से आ रहा है और उसी सुराख से बॉल गिर रहा है नीचे। रियल में ऐसा होता है, बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज जाएगा, बॉलर सेंटर से बॉल करेगा, ठीक है, ठीक है, अंदर से आके बॉल करेगा, क्लोज द स्टंप जाएगा। जब वो सेंटर से बॉल करेगा, बाहर से बॉल करेगा, क्लोज द स्टंप जाएगा, उसका हाथ का एक ही जगह से गिरेगा, बाहर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, हाथ की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये देखें, अब इस मशीन देखें, अगर आप ये कहते हैं ना कि इस मशीन से बहुत फायदे हैं, इस मशीन से फायदे बहुत नहीं है। इस मशीन से ये है कि आप एक जो आपका जो पेस होता है उसको आप मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि इन स्विंगर भी हो जाती है, ठीक है भाई। इस मशीन के अंदर मैं उस वक्त मानूं कि हाँ यार बॉल गिर रहा है और आपको नहीं पता चल रहा, इन स्विंगर हो जाएगा, आउट स्विंगर हो जाएगा, मैं मानता हूं, चले जी, समझ आएगी कि यार बैट्समैन को कोई पता नहीं कि अंदर आएगा नहीं पता होगा या आउट स्विंग। अगर इसमें सिर्फ ये एक ऑप्शन है, उसमें ऐसा ना कि 10 बॉलें लगा दी उन्होंने, उसमें कहा 7वीं इन स्विंगर होगी, 8वीं आउट स्विंगर होगी, वो प्रोग्राम कर दिया, तो बैटर को पता नहीं होगा उसमें। ठीक है, उसमें
ठीक है, बैट्समैन को पता नहीं होगा, ठीक है, ये एक, अगर आपको ये ऑप्शन समझ आती है तो ठीक है। इससे बेहतर मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि टेप बॉल के फास्ट बॉलर पकड़े, या आपके पास ऑप्शन अगर है फास्ट बॉलर्स के, टेप चढ़ाएं, एक साइड से टेप फाड़ दें, ठीक है, एक साइड से टेप खाली छोड़ दें, वो गेंद इतना बड़ा बड़ा रिवर्स स्विंग होगा। वो जब बाउंसर्स भी करेगा, एयर में अंदर आएगा आपके फेस के ऊपर, अगर वो आगे करेगा एयर में तेज जाएगा अंदर, ठीक है, वो आउट स्विंग करेगा, वो सब कुछ होगा। पेस आपकी यही होगी, ठीक है, जिस अगर जो नॉर्मल विकेट के हिसाब से आपसे बॉल उससे करवा रहे हैं वो नहीं करवानी, या विकेट थोड़ा छोटा कर दे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने जा रहा है, तो ये इसमें थोड़ी डिटेल से और बात हो सकती है, हम करेंगे इंशाल्लाह, डिटेल से बात करेंगे। वसीम भाई, ओवर टू यू सर। ये मशीन थी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहला बोर्ड है जिसने ये मशीन का इस्तेमाल किया है, योर ओपिनियन? देखिए, इसमें मतलब ज्यादा मुझे याद पड़ता है, मैंने इस तरह की मशीन पहले भी देखी है पहले भी मैंने यूट्यूब पे देखा है यूज हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत लोगों के पास है। एकेडमी ने ये 11 साल पहले लगाई, पुरानी, लेकिन ये 3 है, चलें इसका एडवांस वर्जन इस्तेमाल। इसके अंदर ये है कि एडवांस वर्जन होगा, इसके अंदर डेफिनेटली कुछ चीजें अपडेटेड वगैरह वो हुई होंगी। देखिए, कोई भी चीज़ आती है तो अच्छी उसके लिए आती है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका फ़ायदा कोई नहीं है उसका। ओवर यूजिंग ऑफ एनीथिंग, बैटिंग में हमेशा मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि आजकल जो हमारा साइड आर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस चला गया है, जहाँ वो एक स्लैब रख के जो प्रैक्टिस एक ही जगह से वो कराते रहते हैं, वो प्रिडिक्टेबल प्रैक्टिस होती है। बैटर को पता है कि यहाँ बाउंस होगा, बॉल नहीं है, इस साइड पे आना है, इस लाइन पे आना है, तो उससे तो बेहतर ऑप्शन ये आ गया आपके पास। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये इस चीज़ का वो नहीं है, मतलब वो आप नेमल बदल नहीं कह सकते कि जी के बॉलर्स का हमें हल मिल गया कि अब बॉलर्स नहीं है तो हम इसके साथ ही सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ ठीक है, आप इसको वो यूज़ उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इन चीज़ों के आने से ना कोई रेवोल्यूशन कोई नहीं आ जानी हमारी क्रिकेट में, कि हम तो थोड़ा सा, जो मैं कल भी देख रहा था कि शायद मतलब वो कि हल ये है हमारी क्रिकेट का। हमारा मेन मसला ये था कि हमारे पास बॉलिंग मशीन नहीं थी। बॉलिंग मशीन मेन मसला ये था, बॉलिंग मशीन सीम कर सकती है बॉल को, बॉलिंग मशीन बॉल को सीम कर सकती है। नहीं, अब वो तो सरफेस के ऊपर है ना, सरफेस मेरा नहीं ख्याल है उस तरह की होगा। अब मैटिंग के ऊपर कहां से सीम होगा बॉल? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, जो हमारी जो सरफेस है, आई डोंट नो वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। जब हम प्रैक्टिस अभी लड़कियों की कर रहे थे, छत में से पानी आ रहा था, पता नहीं वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। पिचेस जो है नीचे मैटिंग है वो अच्छी नहीं थी, तो ये मशीन तो आप ले आए हैं, लेकिन जो फिर मैं कहूँगा ना कि बेसिक्स पहले ठीक करनी चाहिए ना हमें, कि उस चीज़ों को तो अपग्रेड करें ना, कि आप मशीन ला के तो हमने रख दी है, लेकिन क्या हमारी मैटिंग या बाकी चीज़ें हैं वो हिसाब से हैं, हमारी लाइटिंग हमारी इतनी उस लेवल की है, तो मतलब ठीक है आप ले आए, अच्छी चीज़ है और इसको इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से होना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि अगर मैं एज अ बैटर देखता हूँ ना, आपको कभी भी वो फीलिंग नहीं आ सकती, आप जितना मर्जी सामने उसके एलईडी लगी हुई है उसमें आपको बॉलर नजर आ रहा है, वो रियल कभी इसका मैं जवाब दे देता हूँ, बेहतर है। चलें वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहूँगा मैं, बहुत शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़। अब इसका जवाब मैं आपको दूँ, मशीन को आप यूज़ करें लेकिन 25% मशीन पे आए, 75% ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्राउंड में आपने पिचेस के ऊपर खेलना, ये पिच नहीं है, ये ऑस्ट्रोट्रफ के ऊपर है। हाँ। मैटिंग के ऊपर आप जो है वो खेल रहे हैं, ठीक है। मैटिंग पे ना बॉल स्विंग होगा, मैटिंग पे मशीन के ऊपर ना बॉलर वाइड ऑफ द क्रीज जाएगा, ना कुछ होगा इस पे, इस बॉल पे ना सीम है ना कुछ है, रियल जाएंगे आप उसका हाथ भी देखेंगे, सीम देखेंगे, रिवर्स स्विंग कर रहा है उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे सीम किधर है, रिवर्स स्विंग कब हो रहा होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप ग्राउंड में जाके करें। लेकिन 75% ऐसा ना हो तेज के चक्कर में आप 75% मशीन पर लग जाएं, बाकी 25% आप ग्राउंड में चले जाएं, उसके बाद जाके आप जब ग्राउंड में खेले तो आपको ना सीम नज़र आ रहा है ना कुछ हो रहा है ना वो हो रहा है, तो वो मुश्किल हो जाएगी भाई। इनकी ये मेरा कहने का मकसद ये है कि असी जेड़े काम पहनते हैं ना पीछे असी वो पै जाते हैं। हाँ, ये पता नहीं इन्होंने क्या बोला, क्या हम जो काम के पीछे पड़ते हैं ना पड़ जाते हैं, हम कहते हैं यही सब कुछ है। लेकिन मेरा काम जो है वो भी पीछे पड़ना होता है, इनका ये भी मेरे पीछे पड़ते हैं तो पड़ जाते हैं। ये मेरा भाई है, तो इसके साथ तो मेरी नोक झोंक चलती रहेगी और चलती आ रही है और चलती रहेगी। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।